सभी लोग मिलकर पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान न जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे बाकी अन्य देशों में। लेकिन उस पर अब सवाल खड़े हो रहा है। सवाल इस बात का है कि जो कांग्रेस ने कहा कि ये डाइवर्जन की कोशिश है, पाकिस्तान को अगर आपको एक्सपोज करना था तो इसके पहले भी आपने बहुत सारे प्रयास किए हैं। हम डोजियर कई बार सौंप चुके हैं, इस बार भी हम डोजियर तैयार कर रहे हैं। जबकि जो आतंकवादी आए थे वो आतंकवादी आने के बाद कहां गायब हो गए, अब तक सिर्फ उनकी पहचान ही हो पाई या फिर स्केच जारी हो पाया। दूसरा सवाल यहां पर अन्य दलों ने भी उठाया कि जो लोग इसमें शामिल किए गए हैं उन लोगों की एक्सपर्टीज क्या है, क्या उनको वाकई विदेश नीति की जानकारी है, क्या वो डेलीगेशन में अगर शामिल होकर वहां पर जाएंगे तो वो दुनिया के सामने पाकिस्तान और आतंकवाद को वैसे ही एक्सपोज कर पाएंगे जो कि एक डिप्लोमेटिक लोग कर सकते हैं। हमारे साथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जितेंद्र कुमार ओझा साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका। और उसके साथ ही एक सवाल भी, जो मौजूदा तैयारी है और जिसमें आज एक डेलीगेशन रवाना हुआ, उसको लेकर पहली ओपिनियन आपकी क्या है, जो आपको खुद लगता है एक एक्सपर्ट के तौर पर कि जियोपॉलिटिकल इसका ये एक इंपैक्ट आएगा दुनिया के सामने जाकर? चलिए, शायद मेरी आवाज अभी नहीं जा पा रही है, वो जैसा हमारे साथ जुड़ेंगे और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं उनसे हम जानेंगे कि अगर ये रणनीति बनाकर डेलीगेशन भेजा जा रहा है जिसको कई अलग अलग आयाम होंगे, तो क्या वहां पर वाकई उसका परिणाम भी निकल पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान और आतंकवाद कई बार एक्सपोज हो चुका है दुनिया के सामने, तमाम देशों ने माना है, लेकिन फिर अंत में वही चीजें हो जाती हैं जो कि इस बार भी हुई हैं। ओझा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, मेरा सवाल यह है कि एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर आपकी पहली ओपिनियन क्या है? क्या आपको लगता है कि हाँ, जो जिस इंटेंशन से ये डेलीगेशन जा रहा वो पूरा होगा, और वो इंटेंशन है क्या? ओझा साहब, मुझसे सुन पा रहे हैं आप? शायद कुछ तकनीकी खामियां, आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन जो मूल प्रश्न है वो मूल प्रश्न यही है कि क्या अगर भारत की तरफ से डेलीगेशन वहां पर जा रहा है तो उससे उस इंटेंशन को हम पूरा कर पाएंगे जिस इंटेंशन का जिक्र यहां पर सरकार ने किया है कि हमने ये क्यों तय किया है? क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवाद का रिश्ता आप देखिए कि कई बार एक्सपोज हो चुका, कई बार दुनिया के सामने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भारत ने उसे रखा है, पुरानी सरकारों के दौर में, मौजूदा सरकार के दौर में, लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं निकल पाता है और फिर पहलगाम जैसी घटनाक्रम होती है और उसके बाद अगर कोई आतंकवाद पर प्रहार सरकार की तरफ से सेना को खुली छूट मिलने के बाद सेना करती है तो वहां पर पाकिस्तान ये कहता है कि हम तो खुद आतंकवाद से प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, और दुनिया में वो इसी बात का रोना रोकर फिर से पैसे भी ले लेता है। ओझा साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, एक बार फिर से हम आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं और उसके बाद फिर जुड़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत की ऑल पार्टी डेलीगेशन की पहली टीम आज रवाना हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की नापाक हरकतों को वर्ल्ड वाइड फ्लैश करने के लिए, दुनिया के सामने उजागर करने के लिए केंद्र सरकार सर्वदलीय सांसदों के साथ डेलीगेशन को अलग अलग देशों में भेजने की तैयारी कर रही है। अब जब पहला डिप्लोमेटिक वार भारत कर रहा है, सरकार का मकसद है कि इन डेलीगेशन के जरिए पूरे विश्व में पाकिस्तान की सच्चाई सबके सामने आ सके और जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में स्थित कई आतंकी ठिकानों को मार गिराया, उसके बारे में पूरा विश्व जान सके। लेकिन भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पर कांग्रेस को एतराज है, विपक्ष को एतराज है। पहले कांग्रेस ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरा कि जिन सांसदों के नाम उस डेलीगेशन में शामिल करने के लिए भेजा था उसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया, और अब अपनी तरफ से कांग्रेस के सांसदों के नाम डेलीगेशन की लिस्ट में शामिल कर दिए। तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने क्रोनोलॉजी भी समझाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने मोदी सरकार की ओर से अलग अलग देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के पीछे सरकार की मजबूरी बताई है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार की विदेशी कूटनीति पूरी तरह से विफल साबित हुई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने इस डेलीगेशन में ऐसे सांसदों को शामिल किया जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बदजुबानी करते आए हैं, और तो और बीजेपी। फिलहाल तो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जितेंद्र कुमार ओझा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और उसके साथ ही सवाल ये
कि क्या ये जो डेलीगेशन डिप्लोमेसी जिसकी तैयारी करके अब उसे भेजा जा रहा और जाएंगे आगे, उस इंटेंशन को पूरा कर पाएंगे जिस इंटेंशन का जिक्र सरकार ने किया है कि हम पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे? पॉलिटिकली इसका असर, जियोपॉलिटिकली इसका असर आएगा वैसा? बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है कि इसका असर नहीं आएगा, लेकिन मेरा यही मानना है कि जो सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स है उसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलने की जरूरत होती है। हमारी सिचुएशन एकदम अलग है और हम किसी और का मॉडल फॉलो नहीं कर सकते हैं। एक और चीज जिसका हमें बहुत ध्यान रखना है वो ये है कि हम पाकिस्तान को अपने लेवल पे नहीं आने दें और पाकिस्तान की विल और कैपेसिटी दोनों तोड़ दे। जहां तक आतंकवाद को स्पॉन्सर करने का, प्रैक्टिस करने का, परपेट्रेट करने का उसकी जो बहुत पुरानी आदत बन चुकी है। आप देखें कि जैसे जनरल मुनीर को उन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया, तो इन बातों से यही लगता है कि पाकिस्तान की विल और कैपेसिटी नहीं टूटी है और आतंकवाद के खिलाफ में जो लड़ाई है वो ऑल आउट लड़ाई होनी चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है डिप्लोमेसी के साथ साथ वो ये कि हम अपने देश में ऑर्गेनाइज क्राइम और आतंकवाद और रेडिकलिज्म के जो भी सपोर्ट स्ट्रक्चर या इंग्रेडिएंट है उसको खत्म करें। साइंटिफिकली ताकत से ही नहीं बात बनती है। और दूसरा, दुनिया में दूसरे देशों की मदद भी करें। तो इस डेलीगेशन के बाद मैं समझता हूँ कि एक और मुहिम चलना चाहिए कि दुनिया में जहां जहां पाकिस्तान लिंक या अदरवाइज भी आतंकवाद के जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम के बगैर आतंकवाद नहीं चल सकता है, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए और ज्यादा चिंता हो। क्योंकि आज जो सरकार ने कहा कि ये आतंकवाद एक्ट ऑफ वॉर है, मैं हमेशा से मानता हूं कि आतंकवाद जो है एक लो कॉस्ट वॉर है जिसमें खर्च जो है आतंकवादियों को कम करना पड़ता है। उन्होंने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो मैं समझता हूं कि इस तमाम चीज के लिए डिप्लोमेसी का भी अपना महत्व है, लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं होगी। इसके अलावा भी हमें कई कदम उठाने चाहिए। जितिन जी, अगर कुछ पर्टिकुलर सवालों पर हम जाएं, जैसा आपने कहा कि हाँ इससे लाभ तो मिलेगा, इसका असर भी आएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें और हैं जो कि अभी अछूती रह गई हैं। क्या जिस तरीके का घटनाक्रम हमने पिछले दिनों देखा, पहलगाम के बाद भारत की तैयारी, अमेरिका का ये कहना कि भारत बड़ी तैयारी कर रहा है और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ हमने देखा और फिर पलटना अमेरिका का, ये सारी चीजें पाकिस्तान के शय को बढ़ाता है। जिस बात का आपने जिक्र किया कि उसकी विल अभी नहीं टूटी है बल्कि और मजबूत हो गई, जो हारा उसे आप फील्ड मार्शल बना रहे। जी हाँ, देखिए ये मैं कहता हूँ कि भारत में मेरा 5 साल पुराना एक लेक्चर है कि हमें स्ट्रेटेजिक मायोपिया है कि देश को चलाने का विज्ञान जो है वो अलग होता है, समाज को चलाने का विज्ञान अलग होता है और देश को चलाने के विज्ञान में बड़ी रूथलेसनेस की जरूरत होती है और इसकी परंपराएं धीरे धीरे बनती हैं। तो पश्चिम के लोग कहते हैं कि उनके पास जो उनका स्टेट क्राफ्ट है वो बहुत मजबूत है, चीन कहता है कि उनका स्टेट क्राफ्ट मजबूत है और कभी कभी वो कहते हैं कि भारत का स्टेट क्राफ्ट कमजोर था, इसी वजह से भारत विदेशियों के द्वारा कई बार उसकी सभ्यता को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन पूरा कमजोर नहीं था, हमने उसको रिसरेक्ट करने की कोशिश की। तो देखिए दुनिया में हमारी सुरक्षा को लेकर किसी को बहुत ज्यादा संजीदगी या चिंता नहीं है, लेकिन आज हम अगर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो हमारी पोटेंशियल तो 2nd लार्जेस्ट 1st लार्जेस्ट की थी, सच पूछा जाए, जो हमारे देश का कुछ भी क्यों ना हो इतनी गुलामी के बावजूद जो कैरेक्टर है। तो हम ये उम्मीद करें कि अमेरिका सेंसिटिव होगा, चाइना सेंसिटिव होगा, तो ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए, नहीं किसी के खिलाफ कोई बात कहनी भी चाहिए, वो उनका काम है। जियो पॉलिटिक्स में वो जीरो सम गेम में विश्वास करते हैं। सभी देश चाहते हैं कि दूसरे को हम दबा के रखें, नीचे रखें, इनविजिबल इनडायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन होते रहता है और अधिकतर लोग चाहे वो राजनीति में है। आज ही मैं किसी राजनेता से कह रहा था कि देखिए हम लोग तो लीगल बाबू कहते हैं, लीगल क्लर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क, लेकिन पॉलिटिकल क्लर्क भी बहुत सारे हो गए हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारी सोच को रिक करके रखे रहें कि हम हमारा एक मजबूत स्टेट क्राफ्ट का साइंस आ ही नहीं पाए, उनकी एक साजिश रहती है। तो देखिए कि तमाम शांति के बावजूद एक इनविजिबल वॉर, एक साइलेंस वॉर चलते रहता है और यही आवश्यकता होती है कि जो हमारे स्टेट क्राफ्ट के प्रैक्टिशनर हैं, पॉलिटिशियन से भी वो अलग हटके इस वॉर को वो हैंडल करें, जो शायद नहीं हो पा रही है ठीक है। नहीं तो पाकिस्तान के आतंकवाद को जो आपने कहा, हमारा लक्ष्य होना चाहिए था कि इस आतंकवाद को होने ही नहीं दे और ये इतना आसान नहीं होता है और सिर्फ आतंकवाद को अगर हम लेके चलेंगे तो हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना पड़ता है। तो बहुत सी चीजें हैं, हम अमेरिका और चीन को हमें मीडिया में दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन ये भी उनसे उम्मीद नहीं करना चाहिए कि वो हमें मजबूत करेंगे। सभी को डर लगता है कि 1/4 ऑफ ह्यूमन रेस अगर मजबूत हो जाती है या भारत मजबूत हो जाता है, जिस भारत से इतने अच्छे टैलेंट आके अमेरिका के सिस्टम को चला रहे हैं,
दूसरे देशों के हेल्थ केयर को चला रहे हैं। अगर हमारा स्टेट क्राफ्ट मजबूत हो जाए तो देखिए हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और स्टेट क्राफ्ट मजबूत करने की जो बात होती है तो हम कहते हैं कि हर किस्म के इर्रेगुलर वॉरफेयर को कम से कम खर्चे में, कम से कम कीमत में बंद किया जाए। और ये अचानक नहीं होता है। इसके लिए जो कैपेसिटी होती है, जो इसके लिए इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होती है, उसमें बहुत समय लगता है। और मैं समझता हूं कि भारत में जो व्यक्ति इसके बारे में सोचने की कोशिश करता है तो हमारे ही सिस्टम उसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये भी एक विज्ञान है, ये भी एक साइंस है। और मैं कहता हूं कि ये साइंस जो है एक सीक्रेट साइंस है। इसमें मीडिया में बहुत कम लोग डायरेक्टली तो बात नहीं कर सकते और बहुत सी चीजें मैं भी नहीं कह सकता। तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे हम मजबूत हो रहे हैं और ऐसी ही तरीके से हम सीखेंगे और सीख के अगर इवॉल्व करते हैं तो देखिए पाकिस्तान का इस रूप में बने रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक है, मानवता के लिए खतरनाक है और मैं समझता हूं कि पश्चिम के लिए भी खतरनाक है। उनके यहाँ भी दिक्कतें होती हैं। फोर्स का अपना एक लिमिट होती है, फोर्स जरूरी होती है, बिना फोर्स के, बिना शक्ति के उपयोग बातचीत करने से। लेकिन शक्ति का सही उपयोग, डिप्लोमेसी का सही उपयोग और सही अनुपात में इन सब का उपयोग होना चाहिए। और दूसरी बातें जो कह रहे हैं, कहना चाह रहा था मैं, अपने सिस्टम को मजबूत करना, अपनी सोच को मजबूत करना, यही राष्ट्रीय सुरक्षा के तमाम चीजें जो है मिलकर बनाती हैं। अतुल जी। जितेंद्र जी, जो भारत के अंदर की बातें हैं, जो चर्चाएं हैं, जो राजनीति है, मैं उस पर बाद में आऊंगा क्योंकि आपका उनसे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो भी चर्चा में है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरीके का हमने रवैया टर्की का देखा, जिस तरीके का रवैया हमने चीन का देखा, पलटू राम अगर अमेरिका की बात करें उनका देखा कि पहले तो वो भारत भारत कह रहा था कि भारत के साथ है और बाद में कह दिया कि नहीं, पाकिस्तान भी उतना ही प्रताड़ित है और उसके साथ वो एक तरीके से सीधा चला गया। अब यहां पर जब अन्य देशों में हम जा रहे हैं, जिसको लेकर एक सवाल उठाया जा रहा है कि उन देशों में जाने का फायदा क्या, तो क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक डेलीगेशन, एक खाना पूर्ति बन के रह जाएगा, या हम उन देशों को अपने साथ खड़ा कर पाएंगे और फायदा मिलेगा उसका? नहीं, कुछ तो फायदा जरूर होगा, मैं ये कहता हूं। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में होती नहीं है कि फायदा होगा या नुकसान होगा। कुछ फायदा होगा, कुछ दिक्कतें भी हैं, कुछ चिंता भी है। मुझे जो सबसे बड़ी चिंता नजर आती है इसमें, वो ये चिंता है कि पाकिस्तान भी डेलीगेशन भेज रहा है और बार बार जो है पश्चिम के देश और चीन का देश जो है वो हमें पाकिस्तान के साथ हाइफनेट करके रखना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान की कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो इस्लाम का नाम लेते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सभी को पता है कि पाकिस्तान का वजूद ही इसलिए आया कि कॉलोनियल फोर्सेस चाहती थी कि इस रीजन में उन्हें एक मुझे सही शब्द हिंदी में नहीं याद आ रहा है, लेकिन पिट्ठू शब्द कहें या लैकी कहें या जो भी कहें चाहिए, और वो लैकी पूरे पाकिस्तान के लोग नहीं बन सकते थे, तो उन्होंने मिलिट्री को किया। वहाँ के लोगों को लगातार इस्लाम के नाम पे ब्रेन वॉश किया जाता रहा। और जो बहुत इसकी गहराई में जाए कि जो रेडिकलिज्म की जो सोच है, जो जेनोफोबिक सोच है, जो जेनोसाइडल हेट है, वो इस्लाम के कुछ प्रैक्टिसेस में है। और उसको हम सारे मुसलमानों को बिल्कुल नहीं दोष दे सकते, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान और भारत के मुसलमान खास करके उसका विरोध करते आए हैं। तो उन तमाम चीजों को वो मैनिपुलेट करके जो है पाकिस्तान को खड़ा किए हुए हैं। और हमें रन डाउन करने के लिए हमेशा से पिछले पूरी शताब्दी में देखा जाए तो अमेरिका के डीप स्टेट के बारे में कहा जाता है कि वो आतंकवाद का समर्थन करते रही है, हर तरीके से उसको महत्व देते रही है। एक बी रामन जी है, उनके किताब को पढ़िए, जो पहली किताब है उसमें शुरू के ही कुछ पेजों में बताया गया है। तो हम उनको गाली दें नहीं, वो उनकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। हम उनसे कन्फ्रंट करें, बिल्कुल, जहां जरूरत पड़ता है करें, जहां नहीं पड़ता है नहीं करें। और अमेरिका के स्टेट का जहां तक बात है, उसके जितने अंग है वो अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। ये नहीं कि पूरा अमेरिका हमारे खिलाफ है। अमेरिका में बहुत सारे ऐसे उनके सरकार के विंग है जो शायद हमारे साथ हैं, कुछ विंग खराब हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप जियो पॉलिटिक्स या सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं तो आपको बड़ा ही पैनोरामिक और बड़ा ही एक विशाल परिप्रेक्ष्य रखना पड़ता है। तो उसमें कुछ चीजें माइक्रो लेवल पे मैनेज करनी पड़ती है, कुछ एक बड़े लेवल पे इंस्टीट्यूशन बिल्ड करके करना पड़ता है। तो मैं नहीं समझता हूं कि डेलीगेशन के जाने से चीजें खराब होंगी, लेकिन हम पाकिस्तान सेंट्रिक बनाने के बजाय हम उसको ये बताएं कि कैसे भारत पूरे मानवीयता को रिप्रेजेंट करता है। एक मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस भारत का मजबूत होना पूरे दुनिया के लिए बहुत अच्छा है, दुनिया का भविष्य इससे अच्छा होगा। हमारा ह्यूमनिस्ट आउटलुक है, उस पर हम ध्यान दें और उसमें कहें कि देखिए इस किस्म की वॉर नहीं होनी चाहिए। हमें पाकिस्तान को अटैक करते हुए हम इतने बड़े नहीं दिखते हैं, तो हमें उस बड़प्पन के साथ काम लेने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ। जितेंद्र जी, अब यहाँ पर प्रश्न ये भी है कि आज ही खबर आई कि सेपेक में विस्तार के लिए पाकिस्तान चीन समर्थन अपना दे रहे हैं कि अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाए।
तो जो डेलीगेशन पाकिस्तान के भी जाएंगे, विस्तार वो अफगानिस्तान के भी साथ चाहता है, तो पांव तो अभी भी पसार रहा है। अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान सेंट्रिक अगर कोई चर्चा हम करेंगे तो शायद हम पीछे रह जाएंगे। हमें मानवता के हिसाब से इस डेलीगेशन के जरिए देशों से, डेलीगेशन से, उन तमाम लोगों से चर्चा करनी चाहिए, तब हम स्टैब्लिश कर पाएंगे कि हम किसी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। बिल्कुल, हम आतंकवाद के खिलाफ है और हम पूरे मानवता के साथ है। देखिए, हमारे डेलीगेशन में मुसलमान एमपी भी जाएंगे और देखिए बहुत ही बेहतरीन रोल रहा है। तो हमें पश्चिम को और तमाम देशों को बताना पड़ेगा कि देखिए हम बिल्कुल कॉलोनाइज हुए जिस किसी वजह से हुए, और उसके बाद हमारा एक सोचने का तरीका है, और उस सोचने के तरीके में इम्परफेक्शन जरूर है। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चौथी बड़ी इकोनॉमी है हमारी, डायस्पोरा सारी दुनिया में जाके वहाँ पे गेनफुली कंट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान की डायस्पोरा जाके देखें, या तो वो ड्रग में इन्वॉल्व है, या वो क्राइम में इन्वॉल्व है, या वो ग्रूमिंग गैंग चला रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि देखिए ये तमाम चीजें जो है इसमें रुकावट होनी चाहिए, और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए तमाम देशों को एक साथ आना चाहिए। हम सिर्फ पाकिस्तान से या किसी से लेके, जब हमारे लोग कहते हैं हम टेररिज्म के विक्टिम हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है कि हम विक्टिम नहीं है, हम बहुत सशक्त हैं। दिक्कत यह है कि हमारी व्यवस्थाएं रिग कर दी गई है, हमारी सोच रिग कर दी गई है, सबको जैसे मैंने कहा कि क्लरिकल सोच में डाल दिया गया है। हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे गवर्नेंस के फ्लॉज को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये अचानक नहीं होता है, होते होते होगा, लेकिन ये जो इर्रेगुलर वॉर पाकिस्तान के जरिए हो रहा है, रेडिकलिज्म को प्रमोट करना, ऑर्गेनाइज क्राइम को प्रमोट करना, और इसमें पश्चिम के पूरे देश इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनके देश के कुछ न कुछ हिस्से तो इन्वॉल्व हैं। आप देखिए किस तरीके से शेख हसीना के खिलाफ तख्ता पलट किया गया। मैं नहीं कहता हूं कि सिर्फ पश्चिम के लोग इन्वॉल्व हैं, मैं समझता हूं कि पूरे दुनिया भर के कुछ लोग अपने अपने एजेंडा की वजह से इन्वॉल्व हैं। तो हमें उनको बताने की जरूरत है कि देखिए एक बेहतर सिस्टम लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर दक्षिण एशिया में 1/4 मानवता रहती है, यहाँ पे अगर आप रेडिकलिज्म बढ़ाते हैं तो दिक्कत यहाँ पर भी होगी, पूरे दुनिया में थोड़ा इंस्टेबिलिटी होगी, और यहाँ के लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सारी जगह दिक्कत होगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर डेलीगेशन को थोड़ा सा परिपक्वता के साथ, थोड़ी मेच्योरिटी के साथ, थोड़ी इंटेग्रिटी के साथ अगर करती है तो बहुत कुछ होगा, लेकिन हमें यहीं नहीं रुक जाना चाहिए। मेरा तो हमेशा से मानना है, मैं भारत तंत्र की बात करता हूँ, डेमोक्रेसी की बात करता हूँ, तो मेरा मानना है कि एक मजबूत एफिशिएंट गवर्नेंस सिस्टम भी आना चाहिए, और हमारा मॉडल दूसरे लोग भी उससे लेके ध्यान दे करें, और उसमें किसी भी किस्म के रेडिकलिज्म का, ऑर्गेनाइज क्राइम का या पेरोकिलिज्म का के लिए स्पेस नहीं होना चाहिए। भले ही पॉलिटिकल फोर्सेस क्यों न करती रही हों, देखिए इस लड़ाई में भारत की जो मजबूती रही है, जिस तरीके से हमारे डिफेंस फोर्सेस ने काम किया है, दुनिया के लिए एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल बना है। और पाकिस्तान की जो सोच है कि वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सोच जो है टूट गई है। तो कोई भी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, ये मौका है, और हर एक मौके को देखना चाहिए हम कैसे ऑप्टिमाइज करें, लेकिन हमें इवेंट मैनेजमेंट से या शो से बचना चाहिए। साथ में सॉलिड गवर्नेंस, सॉलिड स्टेट क्राफ्ट, सॉलिड नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसीज चलनी चाहिए। जितेंद्र जी, आखिरी सवाल ही जो आपने कहा इसको लेकर राजनीति भी हो रही है, अलग अलग पार्टियों की अपनी राजनीति है और अपने सवाल हैं उनके। यहाँ पर जो लोग डेलीगेशन में शामिल हैं, क्या आपको खुद भी लगता है कि हाँ उस तरह के एक्सपर्ट वो नहीं है, या जिनको चुना गया है उनके पास वो एक्सपर्टीज हैं? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स पे चर्चा करना, जाकर पाकिस्तान या आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि आपने कहा कि हमें पाकिस्तान सेंट्रिक सवाल नहीं करना है, बल्कि हमें आतंकवाद को फोकस में करना है, और तब बताना है कि सबसे बड़ा जो गढ़ है वो पाकिस्तान है, और बिना उसकी रणनीति इस आतंकवाद से जुड़े वो चल भी नहीं सकता। क्या एक्सपर्टीज है इनके पास? बहुत लोगों में हमारे सिस्टम में कहीं एक्सपर्टीज नहीं है। आप देखिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है सिनेमा के एक्टर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देते हैं, उनसे मुझे बहुत सहानुभूति है, बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनका काम ही झूठ बोलना है, एक्टिंग करना, यानी जो वास्तविकता नहीं है उसको प्रोजेक्ट करना है। तो हमारे पूरे सिस्टम में ये दिक्कतें हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस का, खास करके जो शशि थरूर जी है, मेरी उनसे कुछ एक दफे मुलाकात और बातचीत भी हुई है, और सारी दुनिया उनको जानती है। तो देखिए वो तो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत आर्टिकुलेट व्यक्ति हैं, और मैं समझता हूं कि कुछ लोगों का सिलेक्शन तो वाकई बहुत अच्छे से मेरिट और टैलेंट पे कहें या उनकी उपयोगिता पे है, बहुत लोगों में नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार की मजबूरी है, कई दफे उनको वास्तविकता नहीं पता होती है जो हाईएस्ट लेवल पे है, तो उस वजह से हो सकता है कि कुछ लोग उतने उपयुक्त नहीं हो। लेकिन मेरा एक और मानना है, और मैं समझता हूं कि बहुत सालों से मैं कह रहा हूं और सारे सेंसिबल लोग कहते हैं कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, जब राष्ट्र की बात आती है, सारे लोगों ने कहा है, बहुत वरिष्ठ राजनेता सभी ने कहा है
तो उस समय देश सबसे पहले होना चाहिए। तो जो भी है इस पे, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम लोगों को एक शब्द में बोलना चाहिए, आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद और इस्लामिक चरमपंथी के जरिए भारत पे आक्रमण हो रहा है और मानवता पे आक्रमण हो रहा है। तो इसमें मैं समझता हूं कि राजनीति कम से कम होनी चाहिए। हम लोग कभी कभी मजाक में कहते हैं कि देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में भी सीज फायर हो सकता है, भारत और चीन के बीच में भी सीज फायर हो सकता है, लेकिन भारत में गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के बीच में सीज फायर की कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमें पॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसा रिफॉर्म करें कि सरकार और ऑपोजिशन में भी कुछ सीज फायर हो और वो राष्ट्रीय मुद्दों पर एक साथ आके बातचीत कर सके। चलिए, उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अच्छा आपने जवाब दिया कि हाँ, ये हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जब बात देश की आती है तो देश सर्वोपरि कहने को तो कहा जाता है, लेकिन फिर जैसे ही नेताओं की बारी आती है कि राजनीति में क्रेडिट कहीं एक तरफा न चला जाए, तो सीज फायर फिर से टूट जाता है, विराम खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जितेंद्र कुमार ओझा, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, उनका कहना है कि डेलीगेशन जाएगा तो ये सिर्फ डाइवर्जन के लिए नहीं है, इससे वाकई बहुत सारी चीजें खुलेंगी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, लेकिन वहां पर इंटेंशन जो है, उस इंटेंशन को अगर आप व्यापक कर देंगे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ना रखकर, और वहां पर आप ये दिखाएंगे कि मानवता के साथ भारत है और उसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ भारत है, और इस वजह से हम पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अपने देश के डेलीगेशन को भेजकर उन्हें बताना चाहते हैं और साथ लाना चाहते हैं, क्योंकि जैसा अमेरिका और चीन का रवैया है, रशिया को अगर हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो वो कभी नहीं चाहते हैं कि भारत मजबूती के साथ उभरे, आर्थिक तौर पर या फिर अन्य किसी भी तरह से, क्योंकि उससे उनका नुकसान होगा, क्योंकि बड़ी शक्ति भारत बन सकता है, इसके पूरे हमारे पास सामर्थ्य है।